जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क पेपर का, ये ओरिजिनल पेपर है। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है और अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से भी आते हैं, इसलिए इसका एक एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन पता नहीं है, हो सकता है कि वही एग्जाम पे आपका पेपर आ जाए, इसीलिए एक एक क्वेश्चन आप करके यहां से जाओ और अपने एग्जाम में बेस्ट करके आओ, क्योंकि वन प्लस डिफेंस एकेडमी जो है आपको हमेशा की तरह हेल्प करता है और सबसे बेस्ट कंटेंट आपके सामने में लाता है। और साथ साथ में अग्निवीर क्लर्क के लिए इस बार जो है 45 सेट का ई बुक जो है और कंप्यूटर का ई बुक और इंग्लिश का ई बुक जो है मात्र अब आपको 199 में मिल जाएगा। साथ साथ में जो इंग्लिश का जो क्लास का जो 999 का फी था, अभी के लिए मात्र 500 में ये प्रोवाइड कर दिया गया है। तो 500 में अभी जो क्लास मिल रहा है, बेस्ट क्लास मिल रहा है आपको इंग्लिश के लिए, तो टाइम बिल्कुल नहीं लगाएं और क्लास को अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के पेपर की तरफ। और ये पेपर देख सकते हैं कि आपके सामने में हूबहू ये व्हाट्सएप जो आया था वही पेपर मैं आपको करा रहा हूं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने में है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। देखिए, श्रीहरिकोटा जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये कई बार आपको न्यूज में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहां से बहुत सारे मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। श्रीहरिकोटा इसलिए हमेशा न्यूज में रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से स्टेट में ये है। गुजरात है, ओडिशा है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिसाइल जो लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो आपको पता होगा ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। साथ साथ में एक क्वेश्चन तो ये आपको हो गया कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और कई बार आप एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसरो का जो मैं फुल फॉर्म भी लिखवा रहा हूं उस फुल फॉर्म को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है INDIN, इंडियन स्पेस रिसर्च, RESEARCH रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का ये फुल फॉर्म है। तो ये कई बार आप एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि रानी की वाव बाबरी किस राज्य में स्थित है। देखिए, रानी की वाव जो है ना, यानी कि रानी की वाव जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, आपको यहाँ पर पता करना है। देखिए, यहाँ पर गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है। तो रानी की वाव जो है ये गुजरात में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब देखिए गुजरात में कहां पर है, ये तो एक पाटन जिला में है। कहां पर है, पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। रानी की वाव कहां पर है, तो पाटन डिस्ट्रिक्ट में जो है गुजरात के अंदर है। और इसलिए यहाँ पर ये फेमस है क्योंकि रानी की वाव जो है यूनेस्को के आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको दर्जा दिया गया है। याद कर लीजिए, यूनेस्को, UNESCO। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको, और नहीं पता होगा तभी आप लोग सर्च करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक लेटर का, ठीक है। अब यहां पर आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर वर्ड जो है कौन से खेल से संबंधित है। यहाँ पर है चेस है, टेनिस है, गोल्फ है और क्रिकेट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए शतरंज जो है ये आपका चेस से संबंधित है। तो यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है कौन से नदी पर है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन जो आपके सामने में है, गंगा, कोशी, नर्मदा और गोदावरी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। अब इसके लिए एक और आप पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, नर्मदा नदी जो है कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो पहले याद कर लीजिए, ये है गुजरात, गुजरात से होकर। दूसरा है मध्य प्रदेश, 2 स्टेट हो गया आपका, और महाराष्ट्र। क्या याद कर लीजिए, महाराष्ट्र याद कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ पर देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था, जो कि सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा नदी पर ये है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित किया गया था, मैगजीन जो पब्लिश किया गया था, उसका नाम क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, स्वतंत्रता केसरी और इंडियन मिरर, और दूसरा है द टाइम्स, और चौथा है यंग इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित मैगजीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जो आपका मैगजीन है ये इंग्लिश लैंग्वेज में आया था। किसमें आया था? इंग्लिश लैंग्वेज में आया। क्योंकि कई बार आपको पूछ लिया जाएगा कि यंग इंडिया जो है कौन से भाषा में लिखा जा रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जा रहा था। साथ साथ में आपका यहाँ पर कब लिखा गया था, तो ये 1919 से लेकर 1932 तक ये मैगजीन चला था। ठीक है, इसमें क्या करते थे महात्मा गांधी, जो अपने उसका जो व्यू होता था ना, जो कि स्वतंत्रता के बारे में, जो अहिंसा के बारे में, जो समाज के बारे में, ये अपना लिखते थे। ठीक है, तो इसमें आप ये भी नोट कर लीजिए। साथ साथ में ये क्या किया गया था, यंग इंडिया को बाद में एक मैगजीन आया था जिसका नाम था हरिजन था। क्या था? हरिजन था। हरिजन में इसको मर्ज कर दिया गया था। कब मर्ज किया गया था? 1933 में हरिजन में इसको मर्ज किया गया था। कि हरिजन भी क्या है, एक आपका यहाँ पर मैगजीन है। क्या है? मैगजीन है। अब याद हो जाएगा ना कि हरिजन भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही ये आपका मैगजीन लॉन्च किया गया था। बाद में जाकर यहाँ की यंग इंडिया को बाद में जाकर 1933 में जाकर इसको हरिजन मैगजीन में मिक्स कर दिया गया था। बाद बाकी यंग इंडिया जो है 1919 से लेकर 1932 तक में इसको चलाया गया था। अब आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह तापमान कितना होगा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर फॉर्मूला क्या आता है, तो डिग्री सेल्सियस इंटू में 9/5, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस में आप 32 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस कितना है, तो 40 दिया गया यहाँ पर ना, तो इसके बदले में आप 40 कर दीजिए, गुना में 9/5 कर दीजिए, और यहाँ पर प्लस में 32 कर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए 5 से काटेंगे 40, 8 9 72, यानी कि 72 प्लस में 32, यानी कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला ये था ना, ये फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 32 दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फार्मूला बेस्ड है, क्योंकि ये मेरे रीजन में जो जहां तक मैंने देखा है कि मेरे सामने में इस तरह के 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये 4-5 सालों के अंदर में। इसीलिए आगे भी चांसेस हैं कि आप एग्जाम में आ सकते हैं, ये जीएस के अंदर आ सकता है। अब आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है। अब देखिए सूर्य दिया गया है, सन दिया गया, इसके चारों ये क्या होता है, ये पथ रहता है, जिसमें कि अलग अलग जो प्लेनेट होते हैं वो घूमते रहते हैं। इस पथ का जो नाम है, क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने जो ऑप्शंस हैं क्या है, कॉस्मेटिक हाईवे है, रूट है, मिल्की वे है और ऑर्बिट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लास देखते रहिए आप लोग कि आपका यहाँ पर आंसर कितना मैच कर रहा है, और जो भी मैं नोट लिखवा रहा हूँ सारे नोट को आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर था ऑर्बिट था। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या है, यानी कि द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आईज इज। देखिए आंख के जो अग्रभाग जो होते हैं, जो पारदर्शी होता है, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है, लेंस है, कॉर्निया है, रेटिना है या फिर आइरिस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है कौन सा है यहाँ पर, जो कि दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर है टिडल यानी कि ज्वार दिया गया है, कोल, सोलर या फिर जियोथर्मल दिया गया है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि गैर नवीकरणीय वो ऊर्जा होते हैं, वो संसाधन होते हैं जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है या फिर इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि दिया गया है कोल दिया गया है। तो कोल क्या है? आपका एक नॉन रिन्यूएबल आपका एक रिसोर्स है यहाँ पर है, ठीक है, जिसको देखिए कोल जो है, कोल खत्म हो जाएगा तो ये नहीं बन सकता है। अगर बनता भी है तो मिलियंस ईयर लग जाते हैं, हजारों लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए ये बनना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार का कहा गया है अभी जो इसको जितना कम खपत करना है कर लीजिए, क्योंकि ये बनने में दोबारा बहुत टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो क्या है? तो यहाँ पर कोयला है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या गया है कि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। देखिए आइंस्टीन ने जो फार्मूला का जो बनाया था वो क्या है, डायरेक्टली आप लोग इसका फार्मूले को याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई बराबर mc स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर आंसर है। आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आगे आ जाइए, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मिलेंगे, उसके बाद मैथ का मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चन हैं आपके सामने में, तो यहां पर देख लीजिए आपके लिए कि 5 क्वेश्चन कंप्यूटर बनाने के लिए जो हमारा जो कंप्यूटर का जो आ रहा है डोज आ रहा है वो सारे डोज कर लीजिएगा। और हमारा जो ई बुक है जो कि 50 रुपए का मात्र है, इसमें कि अप्रोक्स 800 क्वेश्चन है, वो आप जरूर लेके पढ़ लीजिएगा। ये ई बुक लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ साथ में इसका लिंक भी मैं डाल दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी ले सकते हैं। देखिए टाइम कम है आप एग्जाम के लिए, ये सारे 800 क्वेश्चन वाले ई बुक जो है वो पढ़ लीजिए। और जो हमारे जितने सारे कंप्यूटर का डोज आ रहे हैं यूट्यूब पर, उसको भी आप लोग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डिवाइस की मदद से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से हम आप लोग क्या कर सकते हैं कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। यानी कि जो बाहरी में हार्ड कॉपी दिया गया है उसको कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया को जो आसान बनाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? क्या जॉयस्टिक या जेरॉक्स मशीन, स्कैनर या फिर प्रिंटर? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्कैनर क्या करता है? ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि जॉयस्टिक किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए जॉयस्टिक जो है किस प्रकार का उदाहरण है? क्या इनपुट है और या फिर आउटपुट है? यहाँ देखिए OUT आउटपुट है, या मेमोरी है, या फिर प्रोसेसर है। देखिए यहाँ पर जॉयस्टिक से क्या किया जाता है? गेम खेला जाता है। ज्यादातर क्या गेम खेला जाता है? तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि वे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग का योग 290 है। आप यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वे दो क्रमागत धन पूर्णांक। देखिए अब कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन छूट गया है, वो आपको लास्ट में फिर से दोबारा मैं करवाऊंगा अभी, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखिए यहाँ पर लगातार धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। विषम यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीगर है, तो वो कौन कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऑप्शन से डायरेक्टली चलिएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है? 5 है, 7 है ना। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर क्या इतना हो जाएगा? 290 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर 25 प्लस में 49 जोड़ेंगे 290 नहीं होगा ना, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका भी नहीं होगा। इसका चेक करते हैं हम लोग। 11 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 121 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 10 के 0, 4 8 9, और यहाँ पर 290। देखिए ऑप्शन नंबर सी जब जोड़ेंगे ना, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? ये एक विषम धन पूर्णांक के वर्गों का योग, इनके वर्ग का योग 290 हो रहा है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऑप्शन में ही आप लोग जाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। बाद बाकी कंसेप्ट ऐसे मान सकते हैं, एक x और x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तभी बन जाएगा बराबर 290 करेंगे तभी बन जाएगा। ये तो आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन से बनाएंगे तो आसानी से आपको बन जाएगा। देखिए मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन ये है कि अब जो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है ना, कौन सा फ्रैक्शन जो है सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है? कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा फ्रैक्शन है? तो देखिए पहले 2/5 दिया गया है, दूसरा 8/25 दिया गया है, और तीसरा दिया गया है 7/15, चौथा दिया गया है 2/5, और तीसरा दिया गया है 3/10 दिया गया है। देखिए इसे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 समथिंग में आएगा, 0.4 समथिंग में। इसमें भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा?
0.3 और 0.2 इतना आ जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, भाग लगाएंगे 7/15 में 4.4 और इतना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे आप लोग 3.6 इतना आ जाएगा, 0.6 में आ जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे तो 0.3 ओनली आएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 इसमें भी है, पॉइंट का 3 इसमें भी है, लेकिन इसके बाद 0 हो जाता है पॉइंट, इसके बाद 2 हो जाता है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे छोटा है दिख रहा है आपका यहाँ पर ऑप्शन ये है 3/10। तो 3/10 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए इसके और भी तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं सबको आप लोग, तो ये भी आपका थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बाद बाकी ये तो अच्छा ही है, 2/5 और 8/5 है, 25 है। तो देखिए दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप देख सकते हैं 25 बनाम 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी 50 हो जाएगा और 5 40। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 50 है ना, तो 2/3 क्या हो जाएगा आपका बड़ा वाला हो जाएगा। देखिए 2/3। अब में देखिए 3.32 है, 0.40 आपका यहाँ पर दिया गया है ना, तो बड़ा 2/5 है ना। देखिए इस पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया, इस तरीके से भी हम लोग पता कर लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, इसीलिए इस तरीके को आप ऐसे तरीके से बनाकर चलिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर होता है, तो वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन गौर करिए कि क्या दिया गया है, पेरीमीटर और एरिया जो दिया गया है एक सर्कल का, दोनों क्या है इक्वल है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr फॉर्मूला होता है, और πr² क्या है इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। दोनों क्या है बराबर है, दोनों मैंने बराबर कर दिया मैंने। अब बोल रहा है तो फिर इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा मैंने कि आर कितना होगा। देखिए आप पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया 1 आर, यहाँ दिया गया है 2 आर, तो 1 आर बच जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर तो कह सकते हैं आर बराबर में 2, यानी कि रेडियस बराबर में कितना हो जाएगा 2 यूनिट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना के चलेंगे। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 15, 30, 45 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए 15 है, 30 है और 45 है, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे 15 और 30 ऐसे निकाल, 15 2 में 30 कट गया, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 15 आ गया। अब 15 में भाग लगाएंगे 45 में भाग लगाएंगे, तो 15 में 45 में भाग लगाएंगे, 15 तिया 45 कट गया ना। तो यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। इसका और भी तरीके हैं कि 15 को आप लोग क्या कर लीजिए 3 5 15, और देखिए 30 या कितना है तो 2 2 15 3 5 इतना आ जाएगा। आप ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिएगा, जो जो मैच करेगा आपको वहां लिख देंगे, वही कैसे निकल जाएगा। इसका ये भी तरीका है और इसका ये भी तरीका है, तो ये तरीका थोड़ा आपके लिए आसान रह जाएगा इन तरीका से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है और सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किया है, जो कि रमन से 24 अंक कम है। देखिए रमन 24 अंक कम कितना, देखिए 456 रमन का अंक है, उसमें 24 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 3 और 4, यानी कि 432 अंक किसने लाया तो सीता ने लाया। देखिए गौर कर लीजिएगा यहाँ पर, देखिए रमन ने इतना लाया, उसे 24 अंक कम लाया, यानी कि 54% अंक लाया कितने सीता ने ना, यानी कि 54%, 54% बराबर में कितना 432 मार्क कह सकते हैं ना। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 54% लाया है, जो कि 54% जो है रमन के मार्क से 24 अंक कम है, 24 में से मैंने कम कर दिया था, यानी सीता का मार्क 54% बराबर में इतना हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है क्या, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णक अंक 34% है, तो रमन ने न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना अधिक लाया। यानी देखिए अगर मान लीजिए उस एग्जाम में 34% क्या है तो उसमें पास कर जाएगा। क्लियर। अब पास कर जाएगा उतना में से, एक मिनट यहाँ पर, उतना में से पास कर जाएगा, तो ये पास अंक से कितना अधिक अंक लाया रमन ने, ये कह रहा है। पहले तो ये देख लीजिए कि पास अंक कितना है। देखिए 54% बराबर में इतना दिया गया है, इस पॉइंट से मैंने निकाला है, तो देखिए 34% बराबर में कितना होगा, मैं क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने। देखिए 54% बराबर इतना है, तो 34% कितना है, तो 34% मैंने क्यों किया, क्योंकि ये सब पास अंक है यहाँ पर। देखिए तो क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों गुना करते हैं हम लोग, 432 गुना में 34 बटा में 54। अब कटता है, काटिए, कट रहा है 9 से कट रहा है, 9 6 54 और 9 से काटेंगे 9 चौका 36, 9 8 48, 6 8 48, यानी कि 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 32 का 2 हाथ में 3, 38 24 और 3 27, यानी कि 272 मार्क क्या है, ये पासिंग मार्क है। तो रमन ने कितना अधिक प्राप्त किया, देखिए कितना अधिक अंक प्राप्त किया रमन ने, देखिए रमन का
मार्क कितना हो जाएगा 456 और माइनस में 272 कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, यानी 184 मार्क अधिक प्राप्त किया है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है। देखिए क्वेश्चन मैंने समझाने में इतना आपको टाइम लगा दिया है, लेकिन जब क्वेश्चन गौर से देखेंगे ना, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और देखिए ये बस आपको ऑर्ली करते करते क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बन जाता है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक नाव बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर और बहाव की ओर 18 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है, जबकि वह बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर और बहाव की ओर 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे 30 मिनट में तय करता है। इसको आप 6.5 भी कर सकते हैं, घंटा कर सकते हैं, ठीक है। बहाव की वर्तमान गति कितना है, यानी कि इसका बोल रहा है कि स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड कितना है, यानी कि बहाव की जो गति है वो कितना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ये क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं इसको मान लूंगा, मैं मान लूंगा, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देखिए स्टिल वाटर मैं मान लूंगा x किलोमीटर पर आवर मान लूंगा, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान लूंगा मैं, ठीक है। यानी कि देखिए शांत जल में नाव की चाल, आप लोग ऐसे मानते हैं ना, शांत जल में नाव की चाल मानते हैं, ठीक है, तो मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया मैंने, ठीक है। और मैं मान लूंगा यहाँ पर स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि ये बहाव की वर्तमान गति कितनी है, वर्तमान, तो करंट बहाव की CURRENT, ठीक है, करंट y किलोमीटर पर आवर मान लूंगा, ठीक है ना। आज जो ऐसे बनाएंगे ना, देखिए तो क्या बन जाएगा कि देखिए पहले स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना कि दूरी बराबर क्या होता है आपका, मतलब कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय होता है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूं यहाँ पर, देखिए अब इसे करने के बाद आप क्या निकाल लीजिए, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखिए बहाव की दिशा में चाल और विपरीत चाल, देखिए विपरीत चाल दिया गया ना, विपरीत चाल दिया गया है तो जितना इसका स्पीड का रहेगा विपरीत चाल रहेगा तो घट जाएगा ना ये, देखिए क्योंकि देखिए जब आप बहाव की दिशा में चलेंगे जितना आपका स्पीड रहेगा बोट का, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, तो प्लस करेंगे, विपरीत चलेंगे तो ये घट जाएगा, इसलिए मैं पहले क्या घटने की दिया गया ना, तो 12 बटा में x माइनस वाई कर लीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है ना, समय बराबर में दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, दूरी इतना है और चाल कितना है, विपरीत है ना, विपरीत मैंने x माइनस वाई कर दिया, प्लस में अब क्या आ रहा है दिशा में, बहाव की दिशा में ना, तो 18 दिया गया है तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब दोनों मिलाकर टाइम कितना निकल जाएगा, देखिए ये भी टाइम निकाला मैंने, ये भी टाइम निकाला, दोनों मिलाकर टाइम कितना दिया गया आपका, तो ये दिया गया है 3 घंटा दिया गया, 3 मैं कर लूंगा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे दिया गया उसी तरह से आपका दिया गया है, अब विपरीत में दिया गया 36 बटा में x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस में 24 बटा में कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, बहाव की ओर है ना। अब दोनों मिलाकर टाइम कितना दिया गया है, 6.5 दिया गया है, क्लियर। इस समीकरण 2 इसको 2 मान लीजिए, इसको मैं अपना पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा मिक्स हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। अब देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब देखो इन दोनों को आप लोग सॉल्व करिएगा, इन दोनों को आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पर x बराबर 5 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। x बराबर में 1 और y बराबर में 1 आ जाएगा, तो वही जब आपका y का वैल्यू आएगा ना, तो y का वैल्यू आपने क्या बना था, y स्पीड ऑफ द करंट ना, करंट वही तो आपसे पूछ रहा था ना, तो आपका 1 आपका आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जगह कारण मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे आप लोग। देखिए कंसेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं उसका ट्रिक बहुत ही लेंथी हो जाता है, इसमें ट्रिक है लेकिन लेंथी है, कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने अभी इसको बताया नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, अगर प्रत्येक संख्या में से 5 घटा देते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या क्या है। देखिए संख्या मैं मान लूंगा 3x और मान लूंगा 4x, प्रत्येक में से 5 को मैं कम कर देता हूं तो संख्या कितना बन जाएगा, तब संख्या जो बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है 5 बटा में 7 बन जाएगा, क्लियर। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग कितना हो जाएगा, 7 दिया में 21x माइनस में 35 बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20x माइनस में 25।
अब इसको x वाला को एक जगह लाइए और नंबर वाला को एक लगा जाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए 21 में से 20 गया तो x बच जाएगा। अब ये -35 है, इस तरफ मैं लाऊंगा किस में, प्लस में आ जाएगा 35 ना, +35 और -35 घट जाएगा ना, ये हो जाएगा 10, x बराबर में हो गया 10। तो संख्या क्या है, संख्या मैंने बना था 3x और 4x ना, ठीक है। 3x यानी कि 3 गुना में 10 यानी कि 30 हो जाएगा। एक बार बना था 4x जो कि 4 था ना, तो 4x मैंने माना था मैंने ना, यानी कि 4 गुना में 10 यानी कि 40। संख्या 30 और 40 है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है जबकि इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो इसका विकर्ण की लंबाई कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो आप इसे नहीं बना पाएंगे। देखिए आप इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए मेज दिया गया ना, इसका परिमाप कितना दिया गया है। देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है, बराबर में 28 मीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल ना यानी कि L इंटू में B बराबर में 48 मीटर दिया गया है, 48 मीटर स्क्वायर दिया गया। क्लियर। अब देखिए क्या कर लीजिए, अब सब इसको निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काट के आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि L प्लस में B यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेथ आपका 14 मीटर हो जाएगा ना। अब देखिए दो संख्या ऐसा पता करिए, देखिए एक दिया गया आपका यहाँ पर, एक दिया गया आपका लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में 14 और एक दिया गया है लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर में 48। अब देखिए दो संख्या ऐसा पता करिए जो जोड़ने पर 14 आ जाए और गुना करने पर 48 आ जाए। देखिए तो मैं मान लूंगा 8 और एक मान लूंगा 6। देखिए 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा और 8 और 6 गुना करेंगे 48 आ जाएगा। यानी कि इसका लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, या फिर ब्रेथ ये हो गया, या फिर लेंथ ये हो गया। क्लियर। अब इसका विकर्ण की लंबाई कितना, देखिए इसका भी मान ले तो 8 ये है और 6 ये है, ठीक है। अब देखिए इसका विकर्ण ये होता है ना। अब देखिए विकर्ण निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। रूट अंडर में कितना 64 प्लस में 36, रूट अंडर में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी रूट बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, इसका विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला है, अब मैं बताऊंगा बाद में आपको, डायरेक्टली विकर्ण से निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन बाद में बताऊंगा मैं, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा तो, लेकिन फिलहाल मैंने इसको बना दिया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है आपको पता करना है। देखिए x का 20% है ना, 20 बटा में 100 में कर देता हूँ, बराबर में 400 कर देता हूँ यहाँ पर। अब काट लीजिए यहाँ पर, देखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 400 गुना में 100 बटा में 20 हो जाएगा ना। अब मैं इसको मैंने इस तरफ मैंने कर दिया इसीलिए, ठीक है। अब काट यहाँ पर 20 गुना में 40, 20 यानी कि 2000 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर है। तो इतने आसान भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं आएगा, इतना पता है ना आपको ना। अब आगे आ जाइए, 500 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 500 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। आपको एक कौन सा ब्याज निकालना है पता नहीं है मुझे, लेकिन जनरली 4 वर्ष का दिया गया है तो सिंपल इंटरेस्ट पर ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा आपका। इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100 होता है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 500, रेट कितना दिया गया है 6 दिया गया है और टाइम दिया गया है 4 बटा में 100 कर लीजिए, 0 कट जाएगा, 6 चौका 24 पंचे 120। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में मोडेम का विस्तार रूप क्या है। देखिए मोडेम से कई बार मैंने बता दिया है, मोडेम से कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मोडेम के बारे में इतने सारे आपका पॉइंट है वो पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक है। देखिए मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ये क्या करता है आपका, ये एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। क्लियर। तो यहाँ पर मोडेम के बारे में इसका जो है फुल फॉर्म ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि विंडो जो है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो क्या है। ये एक आपका है GUI है, GUI है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका जो फुल फॉर्म होता है INTER फेस। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में आते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म इसका होता है
अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सा डिवाइस है या क्या है की मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल के प्रकार की पहचान कर सकता है। यानी किससे, कौन से चीज से आप लोग किसी फाइल का प्रकार, यानी कौन से फाइल का टाइप क्या है, कौन सा फाइल है, कैसे पहचानते हैं आप लोग। यहां दिया गया है फाइल एक्सटेंशन, फोल्डर पाथ और फाइल नेम। देखिए यहां पर फाइल एक्सटेंशन से पता करते हैं आप लोग कि जो फाइल जो है किस प्रकार की फाइल है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए कंप्यूटर के लिए बताया था, ये जो 50 रुपए का जो ई बुक है ना, इसमें अप्रोक्स 800 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 लाइन क्वेश्चन है, इसको आप लोग ले लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। ये लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पेमेंट इसी नंबर पर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से लेना हो ले लीजिएगा, या पेमेंट करके ले लीजिएगा या लिंक से ले लीजिएगा, लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आप लोग। क्या दिया गया है कि कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि क्या कहलाता है। ये कंप्यूटर के हेल्प से, अभी जो आप हेल्प कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, वो कैसे, उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे ई लर्निंग कहा जाता है, या फिर आइसोलेटेड लर्निंग कहा जाता है, या आई लर्निंग, या फिर क्लोज लर्निंग। इसे ई लर्निंग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहा जाता है, ई लर्निंग कहा जाता है। क्लियर है, ई लर्निंग कहा जाता है। क्लियर। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एमएस वर्ड में आरटीएफ का विस्तार रूप क्या है। यानी कि आरटीएफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग, ये कंप्यूटर में ही है आपका। इसका फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। क्या दिया गया है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, इसका फुल होता है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये आपका मैं ओरिजिनल पेपर ही करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर ही करवा रहा हूँ क्लर्क के लिए। और इस बार जो अग्निवीर का जो पेपर आएगा इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चन का करके आप लोग जरूर जाइएगा। तो अभी जो इंग्लिश का जो फी था अभी 999 का, ये ओनली 500 में क्लास मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जो आप देख सकते हैं ना, ए बी और सी यानी कि तीनों का मिला के इतना फी था, करीब 360 था। आप मात्र आपके लिए 199 पे करना होगा, बाद में ये तीनों चीज आपको मिल जाएगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए इसमें पेमेंट कर सकते हैं आप लोग, बाद बाकी इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम कम है आपके लिए, जितना हो सकता है पढ़िए। और मैं अगला क्लास में आपको जल्दी मैं अगला कंटेंट लेके आ रहा हूं। तब तक मैं, अगर आपने लाइक नहीं करा है लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारे क्लासेस पहले मिल जाया करेगा। तो अभी के लिए इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।